हम असम्बली के इजलास में गए थे कि हमें कोई जंग के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन कोई एक मिनिस्टर भी कौमी असम्बली में मौजूद नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी दिनों से आप और हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सी सूरत हाल बनी हुई है, और मोदी जो इस मौके किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जाए, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाया जाए, और वो पाकिस्तान की मुखालफत को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इस दफ़ा भी उसने 2 सूबों के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मोदी की सियासी पोजीशन बहुत ख़राब है। अब पिछला जो इलेक्शन जिसमें उसने हुकूमत बनाई है वो भी इत्तेहादियों के सर पे खड़ा है। आज अगर इत्तेहादी अपना कंधा निकाल लें तो मोदी की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिरेगी। मोदी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसके अमेरिका दाखिले पे पाबंदी थी, लेकिन ट्रंप जब आया तो उसने इसको दावत दे के बुला लिया, पाबंदी शाबंदी भी ख़त्म की। ये सिखों का कातिल है, ये ईसाइयों का कातिल है, ये बुद्ध मत के मज़हब के लोगों का कातिल है, ये निचली ज़ात के हिंदुओं का कातिल है, ये मुसलमानों का कातिल है। इसने मस्जिदें, गिरजे, सैनिगाग सब कुछ वीरान किया और कर रहा है मुसलसल। कश्मीर पे गासबाना कब्ज़ा कर लिया और आलमी कवानीन को रौंद डाला, परवाह नहीं की उसकी, ना आलमी बरादरी उस पर बोली जिन्हें बोलना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की परवाह नहीं करता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको डांट डपट करने की बजाय उल्टा शाबाश देती है। उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई। पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई कोई कमीशन बना देते हैं और इंक्वायरी करवा लेते हैं। अगर हम ज़िम्मेदार हुए तो हम ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे, और अगर हम ज़िम्मेदार ना हुए तो मोदी को दुनिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मोदी किसी इंक्वायरी वगैरह के लिए भी तैयार नहीं है, किसी मुल्क की बैनुल अक़वामी कमीशन के लिए भी तैयार नहीं है। उसने आओ देखा न ताओ देखा, पाकिस्तान के पानी बंद करने का ऐलान कर दिया, सिंतास माहदे को रौंद डाला और पाकिस्तान के बॉर्डर बंद कर दिए, आना जाना वीज़े बंद कर दिए। जो लोग वहाँ थे उनको वार्निंग दी कि 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ। पाकिस्तान ने उसके जवाब में, हमारी मिलिट्री क़यादत ने उसको जवाब दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने जिस तरह के कमज़ोर बयानात दिए, अब वो पाकिस्तान के लिए आलमी फ़ोरम पे बाइस शर्मिंदगी बने। मैं हैरान हूँ कि वो जो छोटी छोटी बातों पे बंदे पकड़ते हैं, उनको उनकी दुर्गत बनाते हैं। असम्बली मेंबरान हों, सेनेटर हों, 2-2 साल से जेलों में बंद किए हुए हैं, उनको ना ख्वाजा आसिफ पे गुस्सा आता है, ना अता तारड़ पे गुस्सा आता है। ये अवाम इस दोगलेपन पे हैरान और परेशान है। नोटिस लेना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है, उसने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और अता तारड़ ने तो रात उस दिन जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। किसी ने उनको पूछा नहीं। इस पे बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ज़िम्मेदारों से कह रहा हूँ कि ऐसे हालात में जब आप ये चाह रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ इकट्ठी हो, खड़ी हो, और कौम हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई। आप चोरों के साथ क्यों खड़े? आप भी कौम के साथ खड़े हों। आप इन बदमाशों के साथ जो मुल्क की इज़्ज़त दाव पे लगाए हुए, यहाँ इन्होंने बयान दिए, उधर रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर ने बयान दिया, किसने उससे बयान दिलवाया? मुझे इन बयानात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सुबकी हो रही है इन बयानात से। आलमी फ़ोरम पे पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा जा रहा है, पहले इल्ज़ाम ही ये है, ऊपर से हमारे गैर जिम्मेदाराना मिनिस्टरों के बयानात। ये अच्छा किया जनरल आसिम मुनीर साहब ने कि आसिम मलिक DGISI को कौमी सलामती उमूर का मशीर बना दिया है कि काबीना के इजलास में बैठें और इन चोरों का ध्यान रखें कि ये क्या करते। लाए भी वो खुद हैं, लेकिन कोई एतबार नहीं इनका कि ये कल उन लाने वालों के ख़िलाफ़ भी अंदर बैठ के कुछ साजिश करें। और आजकल नवाज शरीफ बाहर इसीलिए जाकर बैठा हुआ है, जिस दिन उसे खबर मिलती कि आज अडयाला में कोई मुलाकात करने गया है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं और वो फिर उसी वक्त साजिश शुरू कर देता है। किसके ख़िलाफ़? जो उसको लाए हैं। हैरान कुन बात है
कि लाने वाले इतने मेहरबान हुए पड़े हैं उन पे कि उनका सारा तमाशा देख के, उनकी गैर जिम्मेदारियां देखने के बावजूद भी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। जरदारी साहब ने बहुत बड़ा जवाब दिया इंडिया को। इंडिया की धमकियों का, इंडिया के हमलों का मुकाबला करने के लिए जरदारी साहब ने कैबिनेट के वज़रा जो हैं, काबीना के अफराद जो हैं, उनकी तनख्वाहों में 140% इजाफा कर दिया कि ये सरहदों में जाके मुल्क का दिफा संभाले हुए हैं, ये टैंकों पे बैठे हुए हैं, तोपे चला रहे हैं, तारड़ ख्वाजा आसिफ और आसन इकबाल वगैरह, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दो। मुल्क हालत जंग में है, पाकिस्तान को पैसे पैसे की ज़रूरत है, बजट सर पे खड़ा है, बिजली की कीमतें अवाम का चूल्हा भी बंद कर रही हैं, गैस की कीमतें, गैस के बिल और बिजली के बिल, लोग खौफजदा हैं। बिल आने से पहले 10 दिन पहले हलचल मची होती बिल आने वाला। लेकिन जरदारी साहब को एक दिन बाद असम्बली का इजलास बुलाया था। जरदारी साहब, अगर आपने ये करना ही था तो इजलास का इंतज़ार कर लेते। जिस काबीना की, जिन मेंबरान की आपने तनख्वाहें बढ़ाई 140%, आपने इंडिया को जवाब दिया कि देखो भाई, हम वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और हमारे वज़ीर बड़ी बड़ी बोंगियाँ छोड़ेंगे, जंग तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देंगे, और उनको शाबाश दे रहे हैं। और उन वज़ीरों ने क्या किया, मैंने क्या था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कल का क्लिप, जो वो कौमी असम्बली से बाहर आकर जो उन्होंने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कौम के साथ मजाक नहीं है कि हम असम्बली के इजलास में गए थे कि हमें कोई जंग के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन कोई एक मिनिस्टर भी कौमी असम्बली में मौजूद नहीं था और तमाम सीटें खाली पड़ी हुई थी, असम्बली मेंबरों का इंतज़ार कर रही थी, जिनकी तनख्वाहें 140% बढ़ा दी गई हैं। मौलाना ने कहा हुकूमत को और ज़िम्मेदारान को इस ऐसे वक्त में कौम के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ब्रीफिंग देने के लिए सियासी जमातों को बुलाया, मौलाना कहते हमें दावत नहीं दी, मौलाना को भी दावत नहीं दी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान को दावत नहीं दी, जमात इस्लामी को दावत नहीं दी, लब्बैक को दावत नहीं दी। किसको बुलाया? पीटीआई को दावत नहीं दी। किसको बुलाया आपने? ब्रीफिंग किसको दे रहे हैं? तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी कि कौम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो जाए। ये मुत्तहद होने का वक्त है। आपके इक़दामात जो हैं ये कौम को मुत्तहद करने वाले हैं या उल्टा कौमी इत्तेहाद का मजाक उड़ाने वाले हैं? मियाँ साहब, आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर फरमाएं, आप क्या कर रहे हैं? अदालत ने इजाज़त दे रखी है कि उनके कैदी हफ्ते में, कैदी को उनके रिश्तेदार हफ्ते में एक दिन उनसे मुलाकात कर, उनकी मुलाकात का एक दिन मुख्तस किया हो, लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद अडयाला का सुपरिटेंडेंट किसी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हैरानगी है कि अदालत अपने फैसलों का मजाक उड़ता हुआ देख के भी अदालत खामोश तमाशाई है। एक सुपरिटेंडेंट जेल, अदालत, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के फैसलों के सामने इस तरह अकड़ जाए, कभी ये पाकिस्तान में किसी ने सोचा था? वो तसव्वुर भी कर सकता है इसका? आज भी अडयाला के बाहर जेल के जो मुलाकाती थे उनमें और पुलिस के दरमियान मैदान जंग बना हुआ है। वो जाना चाहते हैं मिलने के लिए, उनके पास इजाज़तनामे, पुलिस अंदर किसी को जाने नहीं दे रही। और वक्त तो ये था कि खान को रिहा करते, खान को भी साथ खड़ा करते। दुश्मन इस वक्त धमकियां दे रहा है, अमेरिका उसको थपकियां दे रहा है, रूस उसको थपकियां दे रहा है, और हमारी इन गलत पॉलिसियों की वजह से हम दुनिया में खारजा सतह पे, खारजा तौर पे भी तनहा होकर रह गए। लेकिन हमारी हरकतें जो हैं, 8 जजों ने फैसला किया मखसूस सीटें पीटीआई को देने का। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को जूते की नोक पे रखा। 8 महीने से ज़्यादा हो गए, अब वो फैसला रिव्यू के लिए आया है। तो सही कहा सलमान अकरम राजा ने कि चाहिए तो ये था कि पहले उस फैसले को ना मानने वालों पे तौहीन अदालत लगाई जाती, उनको अदालत में बुला के कान पकड़ाए जाते, निशाने इबरत बना दिया जाता, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत न होती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इस तरह मजाक उड़ाए। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने
और जाली 47 वाली हुकूमत ने जितना को पाकिस्तान में अदालत का ये मजाक उड़ा सकते थे इन्होंने उड़ाया। इन्होंने ना 90 दिन वाले आइन को माना इलेक्शन वाले को, ना इन्होंने सीटों वाले फैसले को। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की सीटों का इलेक्शन नहीं करवा रहे। इनके सदारती इलेक्शन, इनके चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन, वजीर आजम का इलेक्शन, सब के सब गैर आइनी। लेकिन जज अमीनुद्दीन खान जैसे बैठे हुए, जज याहिया अफरीदी जैसे बैठे हुए, उनको उम्मीद है कि हमारे तमाम गैर आइनी गैर कानूनी कामों को कवर देने वाले जज मौजूद हैं, हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। 13 रुकनी बेंच बनाया है नज़रसानी के लिए, नज़रसानी बनती नहीं है। और उसमें जिन जजों ने फैसला किया था 8 रुकनी बेंच के, उनमें से जो 5 जज जिन्होंने फैसला दिया था उन सीटों का, उनमें से किसी को उस बेंच में शामिल नहीं होने दिया, शामिल नहीं किया गया। इसलिए उनकी नीयत का तो पता लग रहा है। फैसला वो क्या देंगे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने मौजूद हूँ, सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि खुदा का खौफ करो, इस मुल्क पे रहम करो। इस मुल्क के दुश्मन पहले बैरूनी दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, खुदा के लिए तुम अंदरूनी तौर पे मुल्क दुश्मनी का फरीज़ा सर अंजाम न दो। इस मुल्क ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तनख्वाहें तुम्हारी 10-10 लाख से 25-25 लाख कर दी गई। अदल करो, इंसाफ करो। मेरे रब का हुक्म भी यही है, मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम का हुक्म भी यही है। आपने हलफ भी इसी बात का उठा रखा है कि इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे। और शहबाज शरीफ से कहता हूँ, आज तो शायद आप बच के निकल जाएंगे, आपके पास इक़्तिदार है, आपको हिमायत हासिल है चारों तरफ से, लेकिन कल इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, आगे का जवाब तो मियाँ साहब बहुत सख्त है। इसलिए वो काम करें कि यहाँ भी सुरखरू हों पाकिस्तानी कौम के सामने भी, और अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू हों। पाकिस्तानी कौम को भी महसूस हो कि ये कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में छोटी मोटी सियासी रंजिशें भुला दी जाती हैं, लेकिन आप सियासी रंजिशें पाल रहे हैं, और आपकी सियासी रंजिशें अडयाला तूफ़ान आ जाएगा। एक आदमी को अगर आप बाहर ले आएंगे, 70-70 साल के बुज़ुर्गों को, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी कैंसर की पेशेंट, उनको अगर आप खैर सगाली के तौर पर रिहा कर देंगे, ऐलान कर देंगे हम रिहा कर रहे हैं सियासी कैदियों को, मुल्क में यकजहती पैदा हो जाएगी, तो इससे आपका क्या बिगड़ेगा। आज भी उन्होंने आना है, कल भी आना है, अब लेकिन वो किसी और रास्ते आएंगे तो मियाँ साहब शायद आपके लिए फिर लंदन से उरे उरे ठहरने की कोई जगह ना हो। बड़े भाई साहब तो पहले निकल गए सर नीचा करके, और आप भी मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन काम को अच्छे कर जाए, लोगों को पता लगे कि आप गलत कामों में, मुल्क तोड़ने में मुलव्वस नहीं थे। आप दुश्मन को जवाब देने के लिए कौम को इकट्ठा करना चाहते थे। आपने कौम को ज़ुबानी कलामी मैसेज नहीं दिए, आपने अमलन कौम को कौमी यकजहती के प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके दिखाया, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे आप इस तरफ आ जाएं।